तो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनएम टाइम पर। और यार एक बात और करनी थी, अगर किसी को 5 एपिसोड्स चाहिए पर डे तो देखो मैं तो नहीं बना सकता हूँ क्योंकि मेरी जॉब भी है, 10 से 6:30 की मेरी जॉब रहती है। तो हाँ, लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड होगी मेरे साथ मतलब कोलैब करके वीडियो बना सके, यानी कि मेरे बदले में वीडियो बना ले और मुझे शेयर कर दे, तो मैं मतलब फाइनली अपलोड करके डाल सकता हूँ। हाँ, पर उसके लिए एक शर्त है कि आपको गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके, मतलब ये जो इंग्लिश है उसको ट्रांसलेट नहीं करना है जैसे मैं करता हूँ, बिना ट्रांसलेट किए अपने खुद के हिसाब से हिंदी बनाता हूँ। अगर कोई ऐसा है तो मेरे को मतलब मेल वगैरह या कुछ भी कर सकता है, तो मैं कम से कम, वो बात की बात है, पैसे कितने मिलूंगा। ठीक है, ये तो होगी बकचोदी। तो शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान डाउडी सेकंड ग्रेड का एल्केमिस्ट बन चुका था, और इधर मास्टर फेंटियान और वो हुआ पवेलियन की वाकजिन और पॉइजन सेक्ट गर्ल बिंगजिन, इनका जो रिलेशन 1000 सालों से खराब था अब धीरे धीरे सुधर जाता है। और इन तीनों की खबर बेसिकली जुआनलिंग रॉयल पैलेस तक पहुंच जाती है। एक स्पाई आता है और किंग जुआनलिंग से बताता है कि फेंटियान बेसिकली वान हुआ पवेलियन में गए थे। किंग जुआनलिंग के तो होश ही उड़ जाते जब ये सुनता है, तो क्योंकि हो ना हो फेंटियान एक डाउसियान लेवल के वॉरियर थे। इसको मालूम था कि अब जो रुविन खुलने वाला है उसमें अब तहलका मच सकता है। किंग ज्वालिंग अब प्लान कर रहा होता है क्योंकि पास्ट में इसके क्लैन के एक जो राजा थे उनको मेडुसा की आंखों ने बर्फ या पत्थर का बना दिया था। अगर उसके पावर इसके हाथ लग जाए ज्वालिंग के, तो ये काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है और अपने फादर को भी हरा सकता है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो इसके फादर जो हैं वो 7th फ्लोर पर अभी भी रहते हैं और यांची को उन्होंने ही बेड़ियों से लपेट कर रखा हुआ है। इधर ज्वालिंग रॉयल फैमिली से काफ़ी दूर 7th फ्लोर जो अंडरग्राउंड का रहता है वहाँ दिखाया जाता है। वो जो ओल्ड मैन था इस समय फेंटियान के बारे में सोच रहा था। ये जो ओल्ड मैन है बेसिकली ज्वालिंग रॉयल फैमिली के गार्जियन है और 7वें फ्लोर के रक्षक भी। इनको ये सब न्यूज़ कोई और नहीं बल्कि वेंजी दे रहे होते हैं कि इनका ही नहीं बल्कि वानहुआ पवेलियन की जो ओनर है और साथ में पॉइजन सेक्ट की, वो तीनों इस समय मिल चुके हैं, उनका रिलेशन सुधर चुका है। इसके बाद ये ओल्ड मैन यांची की तरफ देखने लगता है। बेसिकली यहाँ पर यांची का ये लोग नाम तो नहीं ले रहे हैं, इम्प्रिजेंट फिगर बोल रहे हैं इसको ऐसा। ये भी समझ जाता है फेंटियान ने फाइनली अपने पुराने रिश्तों को सुधार लिया है। अब ये ओल्ड मैन भी वेंजी से कहता है किंग ज्वालिंग को सावधान कर दो। ये सुनकर वेंजी खुश हो जाता है। वेंजी बेसिकली दोनों तरफ खेलता था, इधर ये किंग ज्वालिंग को भी खुश रखता था और इधर इस ओल्ड मैन को भी, पर ये मेनली किंग ज्वालिंग के लिए ही काम करता था। अभी ये ओल्ड मैन कुछ सोच रहा होता है, तभी यहाँ पर एक मिस्टीरियस फिगर प्रकट होता है और कहता है मैं तुमसे काफी लंबे समय से नहीं मिला, फिर भी तुम्हारा स्ट्रेंथ डाउजियान 1 स्टार पर ही है। ये पर्सन जो भी आया था ये सोल क्लैन का बंदा था और ये भी डाउजियान लेवल का शायद वॉरियर था। इधर जो ये इंसान बंधे रहते हैं इनके बॉडी से इनका रेड ऑरा लीक कर रहा था, रेड फ्लेम, और ये इन दोनों पावरफुल इमॉर्टल लेवल के वॉरियर्स को देखकर अपने मन में सोचते हैं फेंटियान यहाँ पर तुम मत आना, नहीं तो तुम भी फंस सकते हो। क्या की गई, क्योंकि यहाँ पर 2 पावरफुल वॉरियर है। बेसिकली यांची का जो रिलेशन रहता है फेंटियान से काफी अच्छा रहता है। इधर ब्लड रोज वगैरह भी प्लान कर रहे थे और वो डार्क क्रो घोस्ट एम्परर भी। ब्लड रोज के तो दिमाग में एक ही चीज चल रहा होता है कि वो जो टॉम डिगर है और इसका जो चेला ये डार्क क्रो, ये प्लान क्या कर रहे हैं। इधर इसके बाद सोलोमन क्लैन को दिखाया जाता है। सोलोमन क्लैन का फर्स्ट मास्टर स्माइल कर रहा था। इस दौरान अभी भी ये मछलियां पकड़ रहा था और कहता है इस बार मैं ज्वालिंग रॉयल फैमिली के साथ मिल करके वानहुआ पवेलियन और फेंगजियान पवेलियन को अच्छे सबक सिखाऊंगा। इसके बाद डेजर्ट प्लेस में पॉइजनस यानी कि पॉइजन सेक्ट को दिखाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर मतलब पॉइजन सेक्ट के एरिया में एक ओल्ड मैन प्रकट होते हैं। ये बेसिकली पिल किंग चेंगजिन होते हैं, मतलब कि पिल वैली के 3 फेमस बंदों में से एक। ऐसे ही करके मतलब एंशियंट डेजोलेट हॉल के हुआंगली को भी दिखाया जाता है। इधर जो जुआनलिंग रॉयल सिटी या जुआनलिंग कॉन्टिनेंट की भी बात कर ले हम, तो पिल वैली का एक तरफा राज रहता है। मतलब 90% एल्केमिस्ट तो पूरे जुआनलिंग कॉन्टिनेंट के इनके पास ही रहते हैं, तो इनकी मोनोपोली चलती थी। एंशियंट डेजोलेट क्लैन के और पिल वैली के लोग जो रूइंस का रास्ता रहता है जहाँ से ये एंटर करेंगे, उसको ये लोग पहले से देखने आए रहते हैं। ये लोग अभी बात ही कर रहे होते हैं, इनकी एक दूसरे से नोकझोंक चल रही थी, तभी रास्ते में मतलब स्पेस में हलचल होती है और किंग जुआनलिंग भी प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि फिलहाल जो एंट्रेंस का सील था रूइंस का, अब वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। तो ये लोग इस मौके का फायदा उठा करके इन्वेस्टिगेट करके यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने आए थे। एंशियंट डेजोलेट जो क्लैन के मास्टर रहते हैं हुआंग ली और किंग जुआनलिंग, ये जन्मजात शत्रु माने जा सकते थे। इधर चेंगजिन मजा लेता है कि अरे किंग जुआनलिंग तो मर गया था ना जब वो लास्ट टाइम मेडुसा फैमिली में गया था। ये सुनकर किंग जुआनलिंग थोड़ा गुस्सा होता है, पर ये अपने को काबू करता है। इनका मजा लेने के लिए ओल्डर झूलाओ भी यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद जो सबसे टॉप सुपर सेक्ट में से एक रहता है वांजिया मैन के जो एल्डर रहते हैं वो भी आ जाते हैं। इनके हाथों में एक शानदार तलवार होती है। मतलब बेसिकली 9 सुपर सेक्ट के लोग और साथ में किंग जुआनलिंग भी यहाँ का जायजा लेने के लिए आया रहता है। इनके सामने जो वॉइड होता है वहां पर अब एक हलचल मचने लगी थी और एक इनविजिबल पावर वहां से बाहर निकल रहा था और बेसिकली शायद यही जो था रूइंस की तरफ जाने का रास्ता था। एल्डर झूलाओ फील करते हैं कि इस बार जो रूइंस खोलने का रास्ता है काफी मिस्टीरियस है।
ये पांचों लोग इस समय ट्राई करते हैं यानी ज्वालिंग वगैरह, पर इन्हें यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब सभी लोग कहते हैं कि चेंगजिन तुम क्योंकि एक अल्केमिस्ट हो तो अपने सोल पावर से ट्राई करो। जैसे ही चेंगजिन इसमें अपना सोल पावर भेजते हैं, ग्रे कलर की फ्लेम्स चारों डायरेक्शन से इनकी तरफ बढ़ने लगती हैं। पर तुरंत ही इन अटैक को जियोक्जियान, नाम थोड़ा गड़बड़ है इनका, वो इन पूरे अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। चेंगजिन इनको थैंक यू बोलते हैं। ये बेसिकली वानजिया मैनसेक्ट के यानी स्वॉर्ड मास्टर होते हैं। फाइनली जब ये ग्रे फ्लेम खत्म हो जाता है तो जियोक्जियान कहते हैं अब शायद जो एंट्रेंस से बाहर आ जाए। फाइनली ये वॉइड ओपन हो जाता है, यहाँ पर एक फ्लैट ग्राउंड दिखने लगता है। बेसिकली यही एंट्रेंस था। हुआंगली समझ जाते हैं, मतलब अपने ऑरा से फील करके कि अंदर काफ़ी डेंजरस चीज़ें हैं। अब सभी लोग एग्री करते हैं, हालांकि अभी भी सील स्ट्रांग था, पर ये 5 या 6 लोग जो भी रहते हैं अपने पावर की मदद से सप्रेसफुली इनको मतलब सप्रेस करके फोर्सफुली अंदर जा सकते थे और अंदर क्या है इसके बारे में अंदाजा लगा सकते थे। जैसे ही ये पांचों लोग एक साथ इस वॉर्टेक्स की तरफ, वॉइड की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ से फिर से वो ग्रे कलर का फ्लेम निकलने लगता है। पर इन ग्रे फ्लेम को फिर से वो वानजिया मैनसेक्ट के एल्डर ज्यूजियांग्स फिर से मार देते हैं, यानी कट कर देते हैं। अब इनके सामने एक आयरन गेट होता है, इसे कोई नहीं खोल पा रहा था। तो चेंगजिन भी अपने मुफेंग जैसे ही गोसिप यिन एंड यांग टेक्निक यूज करते हैं। इसके बाद इस आयरन गेट में थोड़े बहुत क्रैक आने लगते हैं, मतलब ये थोड़ा बहुत खुल जाता है। तुरंत ये चारों एंटर कर जाते हैं और चेंगजिन इस समय इस गेट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहीं पर रुक जाते हैं। पर जैसे ये चारों लोग एंटर करते हैं, मानो ये रूइंस पावरफुल लोगों को एंटर करने नहीं देना चाहता था, पर क्योंकि ये चारों लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल थे तो अपने पावर के हिसाब से ये लोग यहाँ का जो एरिया था रूइंस का उसको इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। इधर 20 दिन बीत गए थे, अब 10 दिन बाकी थे रूइंस को सच में खुलने में। जियान कहीं पर नहीं जाता, ये अपनी टेक्निक्स को मास्टर कर रहा था। इस दौरान ये अल्केमी के स्किल्स को भी अपना और भी ज़्यादा पॉलिश कर रहा था। साथ में जो स्काई शिफ्टिंग रूलर था उसको भी ये मास्टर करने में लगा हुआ था। जियान इस समय काफ़ी चिंतित था क्योंकि गोल्डन ड्रैगन किंग काफ़ी लंबे समय से जागे नहीं थे, पर अंकल लॉन्ग का जो स्ट्रेंथ था शायद इंक्रीज हो रहा था, अब शायद ये कभी भी जाग सकते थे। अब जियान ये सब सोच ही रहा होता है, तब भी यहाँ पर इसको एल्डर झूलाओ का आवाज आता है। एल्डर झूलाओ इस समय काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहे थे, पता नहीं क्यों। इनके पूरे कपड़े जो थे फटे चिथड़े थे और सांस भी लंबी ये ले रहे थे। जियान अपने सोल परसेप्शन से इन्हें फील कर लेता है और इस प्रकार का डैमेज एल्डर झूलाओ को कोई डाउजियान लेवल का वॉरियर ही शायद दे सकता था। बेसिकली एल्डर झूलाओ को कोई डिस्कवर नहीं कर पाता है सिवाय जियान और ये मेंग के, क्योंकि इनका सोल पावर काफी ज्यादा था। झूलाओ बोल रहे थे, बेसिकली अपने कमरे की तरफ जा रहे थे, कह रहे थे 8 स्टार डाउडी के नीचे का बंदा तो वहां पर जा ही नहीं सकता है उस रूइंस में। यहाँ की जो भी मास्टर थे या थी उन्होंने काफी खतरनाक फॉर्मेशन सेट किया है। अब एल्डर झूलाओ अपने एरिया को सील कर रहे होते, तभी जियान पर आ जाता है। ये हंसते हैं और कहते हैं तो तुम आ ही गए। अब एल्डर झूलाओ जियान को पूरा माजरा बताने लगते कि ये रूइंस में गए थे और ये जो हुआ है ना ये रूइंस के कारण हुआ है। तो ये बताते कि किसके साथ गए थे। चेंगजिन इनके साथ थे, जुआनलिंग किंग इनके साथ थे, एंशिएंट वेस्टलैंड के हुआंगली और वानजिया मैनक्लेन के जियांग भी थे। अब जियान भी सोच लगता है कि एल्डर झूलाओ तो 9 स्टार डाउडी के पीक इवन हाफ इमॉर्टल लेवल के माने जा सकते हैं और जियान तो एक 6 स्टार डाउडी का है, तो अगर ये वहां पर जाएगा तो मारा ही जाएगा। ये जियान की बात समझ जाते हैं और कहते हैं कि अगर कोई भी बंदा 8 स्टार डाउडी के ऊपर जाएगा तब ये चीज़ होगी, बाकी लो लेवल के लोग जा सकते हैं। अब ये जियान को बताने लगते हैं जो रूइंस है बेसिकली एक मास्टर यानी फेरी मून ने बनाया था। उनका स्ट्रेंथ जो था 2 स्टार फाइटिंग फेरी पर था, यानी कि डाउजियान लेवल के ऊपर वाला शायद लेवल। तो ये लोग कभी कभी कंफ्यूज करते हैं, बेसिकली ये 2 स्टार डाउजियान लेवल के ही वॉरियर रहती है जिन्होंने ये रूइंस बनाया था। और इस रूइंस में बेसिकली इनका इनहेरिटेंस भी है फेरी मून का, और शायद वानहुआ पवेलियन इस चीज को हासिल कर सकता है। तो जुआनलिंग फैमिली वाले से रोकने की कोशिश करेंगे और तुम्हारा मिशन यही रहेगा कि तुम उस मून फेरी इनहेरिटेंस में जो वानहुआ पवेलियन की लड़की रहेगी उसकी मदद करो। जियान समझ जाता है क्योंकि यूरू के पास वो आइडेंटिटी थी इनहेरिटर वाली। अगर एल्डर झूलाओ कहते भी नहीं तो भी जियान यूरू का हेल्प तो करता ही था। पर जियान कहता है पर हमारा रिलेशन तो वानहुआ के साथ अच्छा नहीं है। तभी झूलाओ कहते हैं ये तो पास्ट की बात है, अब हमारा रिलेशन पॉइजन सेक्टर वानहुआ के साथ काफ़ी अच्छा होगा। ये जियान को बताते नहीं कि मैटर जो था फेंटियान मास्टर का और वाक्जिन का सॉल्व हो चुका है। इस दौरान जियान इनसे पूछता है क्या मुझे वहाँ पर रूइंस में लाइफ एंड डेथ फायर मिलेगा। झूलाओ शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें वो चीज़ क्यों चाहिए। जियान कहता है बेसिकली मुझे मेडिसिनल पिल रिफाइन करने के लिए। झूलाओ कहते हैं हाँ मैंने इन्वेस्टिगेट किया था, वहाँ पर शायद वो फायर होना चाहिए। जियान को ये फायर लिटिली के लिए चाहिए था ताकि लिटिली 9 स्टार डाउडी में ब्रेक कर सके। पर जियान इस दौरान कुछ सोच रहा होता है, तभी एल्डर झूलाओ कहते बेटे एक बात याद रखना, रूइंस में हमारा ही फेंगजियान पवेलियन नहीं जा रहा है बल्कि जो भी 9 सुपर सेक्ट है सब जा रहे हैं। उनमें से ज्यादातर के वॉरियर्स तो 7 स्टार डाउडी में भी जा चुके हैं। अब जियान कहता है पर तो सेकंड सीनियर ब्रदर तो होंगे ही ना जो युआन। तभी एल्डर झूला स्माइल करते और कहते हैं वो तो प्रैक्टिस करने के लिए कहीं बाहर जा चुका है। पर जियान कहता है कुछ भी हो मैं तो जाऊंगा। झूलाओ भी स्माइल करते और कहते हैं दैट्स लाइक माय डिसाइपल। इसके बाद जियान यहाँ से चला जाता है क्योंकि ओल्डर झूलाओ काफी ज्यादा इंजर्ड थे।
अब जियान यहाँ से जाने लगता है तभी एल्डर झूलाओ कहते हैं क्योंकि हम लोग फोर्सफुली वहाँ पर एंटर कर गए थे तो अभी रुइंस खुलने में 1 महीने लगेंगे। 1 महीने सुनकर जियान कुछ प्लान कर रहा होता है तभी एल्डर झूलाओ कहते हैं मैं तुम्हें एक और चीज़ के लिए ढूंढ रहा था। जियान सोचता है क्या कुछ गड़बड़ है क्या। तभी एल्डर झूलाओ कहते हैं अगर तुम ध्यान दो तो हमारे फेंगजियान पवेलियन में ज़्यादातर जो डिसाइपल है वो फायर एट्रीब्यूट वाले हैं, यानी कि वो लोग फ्लेम से परिचित और उनके अंदर जो डाउकी है वो फ्लेम वाली है। अब जियान भी सोचने लगता है कि एल्डर झूलाओ क्या कहना चाहते हैं क्योंकि जियान जब से फेंगजियान पवेलियन में एंटर किया है जो फॉरबिडन एरियाज है वहाँ से जियान को और ऑफ होली फ्लेम का थोड़ा बहुत तो फील होता ही है। एल्डर झूलाओ कहते हैं हाँ वो सच में है। उसके बाद एल्डर झूलाओ एक कहानी सुनाने लगते हैं कि जब हमारा फेंगजियान पवेलियन बना था तो यहाँ पर एक ओमैन मतलब औरत और 2 पुरुष थे। मतलब फेंगजियान पवेलियन के कुछ 1000 साल बादों की ये बात होगी और इनमें से जो एक है वो पॉइजन सेक्ट की करंट सेक्ट मास्टर यानी बिंगजिन और दूसरे जो तुम देखते हो अभी के जो फेंगजियान पवेलियन के पवेलियन मास्टर हैं यानी फेंटियान। और जो तीसरे की बात होती है ये चुप हो जाते हैं। तीसरा कोई और नहीं बल्कि एक होली फ्लेम था। अब जियान इनसे पूछता है क्या आप उस होली फ्लेम को ढूंढना चाहते हैं या उसे बचाना चाहते हैं। एल्डर झूलाओ काफ़ी खुश होते हैं कि तुम काफ़ी शार्प हो, समझ गए। एल्डर झूलाओ बताते हैं मुझे लगा नहीं था कि तुम डेजर्ट प्लेस में जाकर के एक होली फ्लेम को कॉन्कर कर लोगे। बेसिकली वो जो होली फ्लेम था हमारे फेंगजियान पवेलियन के पवेलियन मास्टर फेंटियान के लिए था। तो ये कहते हैं कि हमारा जो प्लान है क्योंकि तुमने होली फ्लेम खा लिया है तो अब तुम ही हमारी इसमें मदद कर सकते हो। जियान समझ जाते ये कहता है जब मैं जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड में एंटर किया था तो वहां पर मैं जो ऑरा फील किया था वो सेम है जैसा कि हमारे फेंगजियान पवेलियन में है और मेरे हिसाब से 7th फ्लोर पर पक्का एक होली फ्लेम है। एल्डर झूलाओ और भी ज्यादा स्तब्ध हो जाते हैं और स्माइल करते हैं मानना पड़ेगा तुम्हें जियान। पर जियान कहता है इसमें मेरा होली फ्लेम क्या कर सकता है, आपकी कैसे मदद कर सकता है। ये कहते हैं मुझे बस तुम्हारे होली फ्लेम का एक ट्रेस ऑफ पावर चाहिए ताकि मैं उस पावर से दूसरे वाले होली फ्लेम को सेंस कर पाऊं। पर जियान कहता है एल्डर झूलाओ जो अंडरग्राउंड पैलेस में लोग हैं काफी पावरफुल है तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। एल्डर झूलाओ कहते कुछ भी हो जाए हमें उसे बचाना ही पड़ेगा नहीं तो वो मारा जा सकता है। जियान भी अब हेजिटेट नहीं करता, ये तुरंत ही अपने बॉडी से ऑरा निकालने लगता है। हालांकि जियान अपने होली फ्लेम की एक ट्रेस ऑफ पावर को ही नहीं दे रहा था पर इस दौरान जियान के फोरहेड पर काफी पसीने हो रहे थे और एल्डर झूलाओ इस ट्रेस ऑफ पावर को एक जेट बॉटल में स्टोर कर लेते हैं क्योंकि इस पावर को निकालने के लिए जियान को अपना होली फ्लेम क्रिस्टल को भी बाहर निकालना पड़ा था। अब जियान यहाँ से बाहर जाने लगता है और समझ जाता है फेंगजियान पवेलियन के जो पवेलियन मास्टर हैं फेंटियान के बॉडी पर जो होली फ्लेम का ऑरा है और जो 7th ग्राउंड अंडरग्राउंड वाले पर जो ऑरा है सेम कैसे हो सकता है। जियान समझ जाता है ये कोई और नहीं बल्कि यानची का ही ऑरा है और इनका रिलेशन मू यिंगिंग से भी है। पर जियान अब यहाँ से आगे निकल जाता है और इन चीज़ों के बारे में सोचने को भूल जाता है। इस समय सभी जो सुपर सेक्ट वाले थे खास करके सोलो मन वाले अपना प्लान शुरू कर दिए थे। सोलो मन क्लैन वालों को पता चलता है कि रुइंस में एक फाइटिंग स्पिरिट है, फाइटिंग सोल, क्योंकि इनको मालूम था कि अगर कोई भी इस इंटीग्रेट कर ले इस फाइटिंग स्पिरिट को अपनी बॉडी में तो वो आराम से अपने से एक लेवल ऊपर वाले बंदे को भी मार सकता है। सोलोमन सेक्ट से जो सबसे पावरफुल बंदा जा रहा था जिसके सामने इस समय सोलोमन सेक्ट के फर्स्ट मास्टर खड़े थे, इसका नाम था गुनी और ये गुनी को एक ब्लैक रिंग देते हैं। इसी में शायद गुनी को वो फाइटिंग स्पिरिट लेकर आना था। इसके जाने के बाद सेक्ट मास्टर स्माइल करता सोलोमन का और कहता है सोल क्लैन वालों और जुआनलिंग रॉयल फैमिली क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे प्लान्स को नहीं जानता हूँ। ये क्योंकि अभी हाफ डाउजियान लेवल पर था, अगर इसे ये फाइटिंग स्पिरिट मिल गया तो ये आराम से डाउजियान 1 स्टार का वॉरियर बन सकता था और गुनी इनके सेट का सबसे स्ट्रांग बंदा था। इसका स्ट्रेंथ फिलहाल 7 स्टार डाउडी के इनिशियल लेवल पर था। हुआंगली जो एंशिएंट डेसोलेट क्लैन के रहते हैं ये भी जब रूइन से लौटे थे तो इनकी भी हालत खास अच्छी नहीं थी। इस बार इनके शायद 2 शिष्य फेंग होंग और डू चुन जा रहे होते हैं और ये इनके लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, ऐसा ये बोलते हैं। बेसिकली एंशिएंट डेसोलेट हॉल वाले या जो भी थे ये लोग ये फिजिकल स्ट्रेंथ में काफ़ी महारत हासिल किए हुए थे। फेंग होंग का स्ट्रेंथ भी 7 स्टार डाउडी के इनिशियल लेवल पर रहता है। इस दौरान हुआंगली इसको क्रिस्टल पैलेस के बारे में बताते हैं और शायद इसे ही वो चीज़ वहाँ से लेकर आना है। अब पॉइजन सेक्ट को दिखाया जाता है। यहाँ पर वही दोनों बहनें होती हैं जो जियान से टकरा चुकी थी पास में। ये दोनों बात कर रही थी कि हमारी सेक्ट मास्टर अभी तक क्यों नहीं आई। पहली वाली लड़की का नाम लिनजू होता है। लिनजू का स्ट्रेंथ भी 6 स्टार डाउडी के पीक पर होता है। लिनजू का स्ट्रेंथ बढ़ने का कारण इसकी बहन जो बड़ी वाली रहती है वो बताती है कि 9 डेमन इंसेक्ट जो इन्होंने ऑक्शन से खरीदा था उसी के कारण ऐसा हुआ है। और लिनजू अपनी बहन से कह रही होती है आपके जो बॉडी में डार्क डिजीज है मैं जब वहाँ रूइंस में जाऊंगी तो उस चीज़ को लाऊंगी जिससे आपका पूरा जो ये डार्क डिजीज खत्म हो जाएगा। इधर जुआनलिंग रॉयल किंग को और वेंजी को दिखाया जाता है। वेंजी काफ़ी सरप्राइज था क्योंकि किंग जुआनलिंग जब उस रूइन से आए थे तो ये काफ़ी वीक फील कर रहे थे और इनकी हालत खासी अच्छी नहीं थी। और जो जुआनलिंग था सबसे ज़्यादा गाली दे रहा था वानजिया मैन क्लैन के वो स्वॉर्ड सेक्ट मास्टर जियोंग जियांगनियान को। और किंग जुआनलिंग तुरंत ही कहते हैं मेरा ऑर्डर पास करो और की हाउ रैन और की हाउ किंग को बुलाओ। यही दोनों जाने वाले थे रूइंस में जुआनलिंग रॉयल फैमिली की तरफ से। बेसिकली ये दोनों भाई ट्विन ब्रदर थे। ये दोनों शिकायत भी करने लगते किंग जुआनलिंग से कि वेंजी यानी नेशनल टीचर ने ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तभी बुला लिया।
बड़ा भाई की हाओ रान का स्ट्रेंथ 7 स्टार डाउडी के मिडल स्टेज में होता है और छोटा भाई 7 स्टार डाउडी के इनिशियल लेवल में, यानी कि की हाउ किंग। तो किंग जुआनलिंग इनको बताते कि तुम्हें किस लिए बुलाया गया है। दोनों भाई काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि रुइंस के बारे में इन लोगों ने भी सुन रखा था। अब ये लोग मजा के बारे में सोच रहे होते तभी जुआनलिंग कहते तुम्हारे लिए एक टास्क भी है अंदर जाकर। जुआनलिंग किंग कहते हैं अगर तुम लोग इस मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिए तो तुम्हारे लिए रॉयल फैमिली में मतलब जगह बना दिए जाएंगे। अभी लोग पूछते हैं टास्क क्या है हमारा। ये बोलते हैं तुम्हें किसी भी हाल में वान हुआ पवेलियन को इनहेरिटेंस गेन करने से रोकना है, कुछ भी करके, मतलब तुम इन्हें मार भी सकते हो। और इन्हें वैसे भी पता था कि जुआनलिंग रॉयल फैमिली का रिलेशन वान हुआ, फेंगजियान और पॉइजन सेट से अच्छा नहीं है। और जुआनलिंग इस दौरान इनको कहते हैं तुम्हें बाकी इन्फॉर्मेशन जो चाहिए मिल जाएगी। अब ये वानजिया मैनसेट को दिखाते हैं। यहाँ पर जॉन जैन लौट चुके रहते हैं और इनके दोनों डिसाइपल्स इस समय खड़े रहते हैं। एक का नाम होंग कियान होता है और दूसरे का नाम सोंग यू। ये दोनों पूछ रहे होते हैं कि रुइंस में क्या है ऐसा। अब जियो जियांग को क्या चाहिए रहता है इनके सेक्ट के लिए। बोलते हैं कि वहाँ पर कुछ मेडिसिनल हर्ब्स है और साथ में एक फाइटिंग स्पिरिट है, वो हमें चाहिए कैसे भी, इससे हमारा वानजिया मैन क्लैन स्ट्रांग हो सकता है। सोंग यू जब फाइटिंग स्पिरिट का नाम सुनता है या सुनती है तो ये भी हैरान हो जाता है। इसके बाद ये दोनों जाने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हार्टलेस वैली को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक वुमेन होती है जो हार्टलेस होती है क्योंकि हार्टलेस क्लैन वाले उसी को सेलेक्ट करते थे जिनके पास दिल ना हो। उसके बाद पपेट पैलेस को दिखाया जाता है और यहाँ का जो सबसे टैलेंटेड बंदा था उसका नाम था हुआ लेक्जिन। अभी भी रुइंस को खुलने में 10 दिन बाकी थे पर फेंगजियान पवेलियन में एक अनइनवाइटेड गेस्ट आ गया था या आ गई थी। इसमें से एक यूरू थी और दूसरी इसकी सीनियर सिस्टर इस दौरान यूरू के मजे ले रही थी क्योंकि यूरू जनरली किसी को देखती नहीं थी, पर जियान के लिए ये यहाँ पर आई थी और मानो हिरन के जैसे उछल रही हो। सीनियर सिस्टर का नाम जियू की होता है और ये भी 7 स्टार डाउडी के इनिशियल स्टेज में होती हैं। अब फाइनली लोग चलते चलते फेंगजियान पवेलियन के एंट्रेंस पर आ चुकी थी। तो यहाँ पर गार्ड अब फिलहाल वांगचेन कर रहा था क्योंकि सेकंड सीनियर ब्रदर इस हॉल से अभी बाहर जा चुके थे। वांगचेन जैसे ही यहाँ पर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन फील करता है, ये कहता है कौन है। जियू की जानती थी, ये तुरंत ही रुक जाती है, साथ में यूरू भी। ये तुरंत ही वांगचेन से कहती है लिटिल ब्रदर हम वान हुआ पवेलियन से आए हैं और हम जियान को ढूंढ रहे हैं। इनको पता चल गया था कि वांगचेन कहाँ पर है। वांगचेन जैसे सुनता है कि जियान के लिए, अभी सोचने लगता है ये लोग जियान से क्यों मिलने आए। ये भी वही सोच रहा होता है क्योंकि वानवा पवेलियन में और फेंगजियान में अच्छा रिलेशन नहीं है। वांगचेन जानता था कि फेंगजियान पवेलियन के लिए जियान ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन दोनों को मना कर देता कि हमारे क्लैन में कोई भी जियान नाम का नहीं है। जियू की जब ये सुनती है तो इसका एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो जाता है। जियू किंग तुरंत ही गायब होती है और वांगचेन के सामने प्रकट हो जाती है। वांगचेन इनके बॉडी से एक अलग ही प्रेशर फील करता है, पर फिर भी वांगचेन कहता है जियान यहाँ पर नहीं रहता है। ये सुनकर यूरू भी गुस्सा हो जाती है। तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है हैवी फूड के साथ और यूरू इसे पुकारता है। ये तुरंत ही समझ जाती, कहती जियान। यूरू अब जियान को देखती है और कहती है तो पहले से भी पतला हो गया पर स्ट्रांग भी। अब जियान इसे पूछता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इसके बाद वांगचेन भी यहाँ से गायब हो जाता है और फेंगजियान पवेलियन के अंदर चला जाता है। जियू की तभी कहती है हम तुम्हें रुइंस के मकसद से आए हैं ढूंढने के लिए। जियान भी जियू की का ऑरा फील करता है तो जियान समझ जाता है ये 7 स्टार डाउडी पर है। इस दौरान जियू की कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम और यूरू पुराने दोस्त हो। तो जीक्यू डायरेक्टली बताने लगती है कि बेसिकली हम लोग इसलिए आए हैं ताकि यूरू का तुम मदद इनहेरिटेंस में कर सको। जियान भी स्माइल करता है और कहता है इस चीज के बारे में हम कहीं और बात करते हैं। और ये तुरंत ही इन दोनों को लेकर के फेंगजियान पवेलियन में एंटर कर जाता है। उसके बाद जियान अपने ह्यूमन हॉल में इन्हें लेकर आ जाता है और बोलता है क्या बात करनी है आप लोग बताइए। जियू की बताती है कि तुम्हारे भी मास्टर यानी फेंटियान और मेरी पवेलियन मास्टर यानी कि हुआक जिनका मुझे अप्रूवल मिल गया है, तो अब बस तुम्हें ही यूरू की हेल्प करनी है फुल इनहेरिटेंस में। और ये मैटर यूरो के लाइफ और डेथ से भी जुड़ा हुआ है। जियान ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि लाइफ और डेथ वाली बात यहाँ पर कहाँ से आ गई। तो ये जियू की इनको बताती है कि बेसिकली यूरो के पीछे पक्का जुआनलिंग रॉयल फैमिली और बाकी लोग भी आएंगे। इस दौरान अब जियान और यूरो की बात होने लगती है। जियान भी स्माइल करता है और कहता है मुझे पता है इस बार जो रुइंस है उसमें इनहेरिटर का सीक्रेट है, तो मैं जरूर तुम्हारा हेल्प करूंगा। यूरू जियान से पूछे तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है। जियान बोलता है 6 स्टार डाउडी कंप्लीट। ये सुनकर यूरू शॉक्ड हो जाती है। तभी जियान इसे कहता है अरे तुम तो इनहेरिटर हो, अगर तुम्हें कंप्लीट इनहेरिटेंस मिल जाए तो तुम्हारा भी पावर लेवल क्या ही बढ़ेगा। फिलहाल यूरू और जियान बात कर रहे थे और जियो की बाहर रहती है। तभी जियो की जो रहती है जायोई से टकरा जाती है। लिटिल इसे देखता और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो फेंगजियान पवेलियन की हो भी नहीं। जियो की जब लिटिली को देखती है तो ये भी हैरान हो जाती है क्योंकि लिटिली काफी हैंडसम आदमी था और प्लस इसका पावर लेवल। ये सोचने लगती है लिटिली का स्ट्रेंथ आराम से 8 स्टार डाउडी पर होगा, तो 8 स्टार डाउडी के लोग तो एल्डर भी बन जाते हैं। तभी जियो की जो स्तब्ध थी थोड़ी देर के लिए लिटिली को रिप्लाई करती कि मैं बस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आई हूँ। तभी लिटिली इस पर अटैक करने लगता है। तब जियो की डर जाती है और कहती है मैं जियान की फ्रेंड हूँ। अंदर से जियान भी आवाज देता है। फिर लिटिली थोड़ा सा माफी वगैरह भी इनसे मांगने लगता है। लिटिली कहता है मुझे लगा कि तुम लोग चोर हो। ये सुनकर के जियो की थोड़ा गुस्सा हो जाती है और ये लिटिली को के पीछे मतलब दौड़ने लगती है। लगता है इनका भी कुछ रिलेशन आगे बनने वाला है गाइस।
ये देखकर यूरू और जियान भी फिलहाल हैरान थे। जियू की और यूरू के आने से ह्यूमन हॉल का जो माहौल रहता है काफी ज्यादा खुशनुमा हो जाता है। टाइम धीरे धीरे बीतते जाता है। अब फाइनली रूइंस के खुलने का दिन आ चुका था। तो फेंगजियान पवेलियन से 5 लोग जा रहे थे बेसिकली। एक तो जियान, दूसरी किंग जिन, तीसरी वो लड़की लैंग फू याओ, यानी कि वो अल्केमिस्ट मू फेंग और मो यिंगिंग। एल्डर झूलाओ मू फेंग को नहीं जाने देते, पर उन्होंने देखा रहता कि वहां पर वो जो चैंगजिन रहते हैं वो भी यिन एंड यांग गॉसिप्स यूज कर रहे थे, और मू फेंग इस चीज में महारत हासिल किया हुआ था, इसलिए मू फेंग भी जा रहा था। मू सूची इस दौरान जियान वगैरह को कहते तुम लोगों को सावधानी से जाना है। लिटिल ये जा नहीं सकता था क्योंकि 8 स्टार डाउटी पर था। जाइंग युवान यानी कि अर्थ हॉल के जो डेप्यूटी लीडर रहते हैं वो भी जियान को समझाते हैं थोड़ा बहुत। तो जियान के साथ यूरू और वो लड़की यानी क्यू जिन भी जा रही थी। उसके बाद ये जो किंग जुआनलिंग के जो दोनों चेले रहते हैं यानी की हावरान और उसका बड़ा बड़ा भाई क्यू हाउ किंग, मतलब ये दोनों भी जाने लगते हैं। जुआनलिंग को फाइटिंग स्पिरिट भी चाहिए था। जुआनलिंग कहते हैं हालांकि उस रूइंस में 8 स्टार डाउटी के लोग नहीं जा सकते, पर मेरे पास एक प्लान है। मैं जरूर ड्रैगन लीजन लविंग आर्मी के जो पावरफुल वॉरियर्स हैं उनको मेन टाइम पर भेजूंगा। वैनजी इन्हें कहते हैं कि मसला हो सकता है, पर जुआनलिंग कहते हैं हालांकि कुछ भी हो मुझे उनको भेजना ही पड़ेगा। इधर स्वॉर्ड सेक्ट यानी वान जिया मैन क्लैन को दिखाया जाता है। यहाँ से जो 2 लोग जा रहे थे उनमें से एक सॉन्ग यू थी। इन्हें इनके मास्टर जियोंग जियांग जियान समझा रहे थे कि तुम्हें जुआनलिंग रॉयल फैमिली को उन दोनों बंदों से भी सावधान रहना है, यानी होंग कुआंग और होंग क्विंग की। और साथ में तुम्हें 2 लोग और हैं, वानुआ पवेलियन की यूरू जो कि इनहेरिटर भी है, और साथ में फेंगजियान पवेलियन का एक जीनियस जिसका नाम जियान है। सॉन्ग यू सभी के नाम नोटिस कर लेती है। इसके बाद ये अपने दोस्त या भैया जो भी होंगे होंग कियान के साथ जाने लगती है। पॉइजन सेक्ट से भी वो लड़की लिंजू आई रहती है जो कि जियान की टीम के साथ रहती है। तो अब मैं सभी के नाम ले लेता हूँ। जुआनलिंग रॉयल फैमिली से 2 भाई की हुआ हाओ किंग और की हाओरान आए रहते हैं। वैली ऑफ लव से बिंग शुई, एंशियंट डेजोलेट क्लैन से फेंग होंग और डू चुन, सोलोमन से एक ही बंदा गुनी, पपेट हाउस से एक बंदा हुआ लेक्सिन। इसके बाद इन लोगों ने भी नाम नहीं दिए, शायद इनको भी नाम याद नहीं थे। बाकी 9 सुपर सेक्ट के अलावा छोटे सुपर सेक्ट मतलब छोटे क्लैन वाले भी लोगों ने अपनी टीम भेजी रहती है। तो आपको एक चीज़ और याद रखना पड़ेगा, पॉइजन सेक्ट का सबसे बड़ा दुश्मन वानपो सेक्ट, यहाँ से भी कोई तो आया था। तो वानपो सेक्ट से शायद कोई वांगजी करके जा रहा था। वांगजी के बॉडी पर कई सारे मॉन्स्टर स्केल्स भी थे। ये 7 स्टार डाउडी के मिडिल स्टेज में था। ये भी डिसाइड किया था कि इसके मास्टर ने यानी वानपो सेक्ट के मास्टर ने इसे कुछ चीज़ें लाने को बोली थी। ये अपनी जान की बाजी भी लगाकर उनके लिए लाएगा। तो ये जो रूइंस था वाइल्ड लैंड में था। जियान वगैरह वहां पर धीरे धीरे पहुंच चुके थे। रास्ते में वाइल्ड लैंड की तरफ जाते हुए ये लोग जुआनलिंग रॉयल फैमिली के रास्ते ही जाते हैं। तो जियान इस दौरान अंडरग्राउंड पैलेस में अपने सोल पावर से घुसने की कोशिश करता है, पर ये कुछ पता नहीं लगा पाता। बस एक ही चीज़ ये रास्ते में सोच रहा था कि होली फ्लेम को इन लोगों ने कैप्चर करके क्यों रखा है, उसे एब्जॉर्ब क्यों नहीं किया अब तक। जियान सोचता है क्या जुआनलिंग रॉयल फैमिली में कुछ गड़बड़ चल रहा है। रॉयल फैमिली पार करने के बाद फाइनली ये लोग वाइल्ड लैंड में आ चुके थे। यहाँ पर इन्हें डेसोलेट ऑरा फील होता है, और जैसे यहाँ के ऑरा यिंगिंग के बॉडी में एंटर करती है ये थोड़ा बहुत बुरा फील करने लगती है। मतलब सभी लोग ऐसा ही फील करते हैं, बस जियान और वो लड़की जो रहती है जियू की, उसके अलावा। जियू की बताते हैं क्योंकि ये एंशिएंट डेसोलेट लैंड है, सॉरी मतलब डेसोलेट लैंड है, तो यहाँ पर तुम्हें हार्मफुल स्पिरिट्स मिल सकती हैं, तो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करो, ज़्यादा इनहेल मत करो। इस दौरान जियान कई सारे पिल्स निकाल कर सभी लोगों को बांट देता है। सभी लोग अब रिकवर कर जाते हैं। इसके बाद जियान कहते हैं आगे बढ़ते हैं। अब जियान वगैरह आगे बढ़ने ही वाले रहते तभी एक मैग्नेटिक वॉइस आती है और जियान को रुकने को कहती है। किंगजिन इस वॉइस को तुरंत ही सुन लेती क्योंकि किंगजिन भी जियान की टीम में ही रहेगी, क्योंकि ये भी फेंगजियान पवेलियन की थी। तभी ओरा कहती है या कहता है कि मैं यहाँ पर अटैक करने के लिए नहीं हूँ, मैं काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, क्या आपके पास कुछ मेडिसिन हैं। सामने जियान के 2 बंदे होते, एक लड़का और एक लड़की, और दोनों का स्ट्रेंथ 7 स्टार डाउडी पर होता है। ऐसा लग रहा था मानो ये हस्बैंड और वाइफ हो, और इन दोनों के हाथों में तलवारें थी, यानी कि ये लोग शायद वान जिया मैन क्लैन के होंगे। जीव की तुरंत ही कहती हाँ ये लोग वान जिया मैन क्लैन के हैं, यानी कि स्वॉर्ड सेक्ट। तो मैं वान जिया मैन क्लैन को स्वॉर्ड सेक्ट ही कहूंगा आपसे। जियान को तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं होता है। तभी किंगजिन बताती है जियान को कि ये जो स्वॉर्ड सेक्ट है बेसिकली सुपर सेक्ट जितने भी हैं सबका लीडर माना जाता है। जियो की भी कहते हैं कि स्वॉर्ड सेक्ट वाले लोग ईमानदार होते हैं, तो ये ऐसे बहाना नहीं कर रहे होंगे। तुरंत ही जियान इनकी तरफ जाता है और ये दोनों लोग इस समय जमीन पर पड़े होते हैं। ये जो लड़की रहती है होंग कियांग, इसकी बॉडी तो काफी वीक हो गई रहती है। सॉन्ग यू अभी भी जगह था, जियान से पूछता कि आपका नाम क्या है। सॉन्ग यू भी फील कर रहा था कि सामने की टीम में जियो की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, पर जियो की एक मतलब टोपी पहनी रहती है, इसकी वजह से इसको डिस्कवर नहीं कर पाता है। पर सॉन्ग यू एक चीज तो जान जाता है कि जियान के स्ट्रेंथ को ये भी नहीं देख पा रहा था, और ये जियान को अपना नाम बताता है, मेरा नाम सॉन्ग यू और ये मेरी फियांसे होंग कियान है, और क्योंकि यहाँ पर रेकलेस स्पिरिट है उसकी वजह से मेरी फियांसे बेहोश हो गई है। सॉन्ग यू जियान से पोलाइटली कहता है कि आपके पास मेडिसिनल पिल्स है तो दे दीजिए। जियान सोचता है अगर एक दुश्मन कम ही हो जाए तो काफी अच्छा होगा, और वैसे भी पिल्स इतने सस्ते नहीं है। तभी सॉन्ग यू कहता है आप इसके बदले में मैं जो भी चाहिए दे दूंगा। जियू की तुरंत ही अपने सोल पावर से जियान से बात करती है कि ये लोग इनके काम आ सकते हैं।
क्योंकि जियूकी सोंगयू को पहले से जानती थी। हालांकि जियूकी और सोंगयू कंपटीटर रहते, फिर भी जियूकी सोंगयू का हेल्प करना चाहती थी और जियान ने जियूकी को उस लाइफ एंड डेथ फायर के बारे में भी बता दिया था। जियान कहता है मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सोंगयू से कहता है मुझे बस इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि मुझे इस रुइंस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। सोंगयू तो पहले गुस्सा होता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, पर सोंगयू कहता है मैं तुम्हें पूरे इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकता। जियान कहता है सिंपल है, मैं आपसे कुछ चीज़ों के बारे में पूछूंगा, अगर आपने सही उत्तर दिया तो मैं आपको मेडिसिनल पिल्स दे दूंगा। सोंगयू मान जाता है। अब जियान इससे पूछता है रुइंस है क्या चीज़। सोंगयू कहता है मुझे भी नहीं पता, पर इस बार का जो रुइंस है काफ़ी स्ट्रेंज है और मेरे मास्टर ने बताया शायद इस बार रुइंस में कुछ लोग रह भी रहे हैं और शायद ये ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं और शायद उस रुइंस में 3 आइलैंड है ओशियन के ऊपर, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे। इसकी बात सुनकर होंग क्यांग भी अपने दांत पीसने लगती कि सोंगयू तुम तो ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। अब जियान इससे पूछता है कि वो फाइटिंग स्पिरिट कहाँ है रुइंस में। सोंगयू मना कर देता है कि इसको नहीं पता है। अब जियान इससे पूछता है क्या तुम्हें लाइफ एंड डेथ फायर के बारे में पता है। सोंगयू भी हैरान होता है, कहते तुम्हें वो चीज़ क्यों चाहिए। सोंगयू कहता है उसे तो 8 स्टार डाउडी का बंदा भी हासिल नहीं कर सकता है। तो जियान स्माइल करता है, कहता है लगता है तुम्हें पता है। सोंगयू कहता है अगर तुम मुझे मेडिसिन दोगे तो मैं पक्का इसके बारे में तुम्हें बता दूंगा। जियान तुरंत इसकी तरफ एक बॉटल ऑफ मेडिसिनल पिल्स फेंक देता है। सोंगयू भी तुरंत ही होंग क्यांग को मेडिसिन दे देता है। जैसे ही होंग क्यांग इस मेडिसिन को खाती है, इसके अंदर जो रेकलेस की रहती है बाहर आने लगती है और इसका चेहरा फिर से गुलाबी होने लगता है। सोंगक्यू स्माइल करता है और कहता है तुम सच में एक विश्वासप्रद आदमी हो। ये बताता है कि जो लाइफ एंड डेथ फायर तुम्हें चाहिए वो स्मॉलेस्ट आइलैंड पर है, तीनों आइलैंड में जो सबसे छोटा वाला आइलैंड है। पर इस दौरान सोंगयू जियान को चेताता है कि तुम फायर ऑफ लाइफ एंड डेथ हासिल नहीं कर सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर वाला है। जियान कहता है ठीक है अब चलते हैं। अब जियान वगैरह डायरेक्टली आगे बढ़ जाते हैं। सोंगयू उस दौरान अपनी वाइफ को यानी होंग क्यान को सपोर्ट कर रहा होता है। यहाँ से जियो की जाती है। होंग क्यान कहती है मुझे उस लड़की से एक फैमिलियर और आ रहा था। इस समय रुइंस के सामने मतलब कई सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे, कुछ अननोन सेक्ट भी यहाँ पर आए हुए थे। पपेट मेंशन वाला बंदा हुआ लेग्जिन कहते हैं अभी स्वॉर्ड सेक्ट वाले क्यों नहीं आए। हुआ लेग्जिन अभी चिंतित होता है, तभी इसके बगल में एक बंदा रहता है, वो कोई और नहीं बल्कि जुआन रिंग रॉयल फैमिली से भेजा हुआ बंदा की हाउ किंग कहता है तुम इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो। दोनों इस दौरान एक दूसरे को बोलते हैं अरे तुम भी 7 स्टार डाउडी पर पहुंच गए हो, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये दोनों फाइट किए थे तो दोनों 5 स्टार डाउडी पर थे और ये बैटल एक ड्रॉ में छूटा था। अभी की हाउकिंग कुछ बोलने ही वाला होता है, तब इसका भाई की हावरान कहता है ज़्यादा मत बको बेटे। की हावरान इसे समझाता है कि चुपचाप रहो, हमें अपनी आइडेंटिटी और अपने प्लान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। एंशियंट डोजिलेट क्लैन से भी 2 बंदे फैंग होंग और डू चून आए रहते हैं। डू चून जियान को जानता था क्योंकि ये जियान से शायद पहले भी मिल चुका था। ये बोलता है जियान अभी तक आया क्यों नहीं। डू चून जो रहता है इस समय 6 स्टार डाउडी के मिडल स्टेज में होता है। पील वैली से भी एक बंदा आया रहता है, इसका नाम मैंगफे होता है, ये भी 7 स्टार डाउडी के अर्ली स्टेज में होता है और ये डाउडी 2nd ग्रेड का एल्केमिस्ट भी होता है। इसके साथ में इसका एक मेडिसिन कलेक्टर वाला बंदा भी आया रहता है, इसका नाम फे गे होता है। पॉइजन सेक्ट से भी 2 लड़कियां लिनजू और इसकी कोई एक सीनियर सिस्टर आई रहती हैं। मैंगफे अपने सोल पावर से बेसिकली इनको प्रोब करने की कोशिश कर रहा था, पर लिनजू की जो बड़ी बहन थी वो अपने मॉन्स्टर्स और से इसे सप्रेस कर देती है। बड़ी बहन का स्ट्रेंथ कम से कम 7 स्टार डाउडी के मिडल स्टेज में होगा। अब यहाँ पर सोंगयू और होंग क्यान भी आ गए रहते हैं। ये लोग पॉइजन सेक्ट की लिनजू वगैरह से बात करने लगते हैं। सोंगयू का स्ट्रेंथ भी 7 स्टार डाउडी के इनिशियल स्टेज में होता है, पर अपने स्वॉर्ड इंटेंट के कारण ये आराम से 7 स्टार डाउडी के मिडिल स्टेज वॉरियर को भी हरा सकते थे। फिलहाल 9 सुपर सेक्ट में से वानहुआ पवेलियन और फेंगजियान पवेलियन ही नहीं आया रहता है। परगेटरी हॉल तो आया ही नहीं रहता है, मतलब इस कंपटीशन में भाग ही नहीं लेता है। सोलोमन क्लैन से एक ही बंदा गुनी आया रहता है। एंशियंट डेजुलेट क्लैन से फेंग होंग और डूचून आए रहते हैं। पॉइजन सेक्ट से लिनजू और वुडू आई रहती हैं। स्वर्ड सेक्ट से सोंगयू और होंग क्यान और जुआनलिंग रॉयल फैमिली वाले तो की हावरान और की होंग ली ब्रदर आए रहते हैं। पपेट मेंशन से हुआन ली। लोगों का नाम मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, नहीं तो बाद में आप लोग बोलोगे ये बंदा कब आया था, जब फाइट वगैरह होगा तो। जियान की टीम भी फाइनली यहाँ पर आ जाती है। जियान की टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी। इसमें अगर एक ही बंदे को माना जाए तो मू फेंग थोड़ा वीक था, पर इसके पास वो यिन एंड यांग गोसिप टेक्निक था। सभी लोगों की यानी सभी सेक्ट की नज़र जियान की टीम पर जाती है और कहते हैं ये तो फेंगजियान और वानहुआ पवेलियन वाले हैं। जियान अपने सोल पावर से पहले ही फील कर लेता है कि ये लोग सभी जियान की तरफ यानी इसके टीम की तरफ ही देख रहे हैं। जियो की कहती है हमें अपना टीम और भी मजबूत करना पड़ेगा, मतलब एक असेंबली बनानी पड़ेगी। जियान के साथ 5 वुमेन होती हैं और सभी एक से एक सुंदर। जियान भाई का अलग ही तबाही था। मू फेंग बस इसके साथ एक आया था, नहीं तो बाकी सभी लड़कियां। और जियान ने तो अपना ऑरा भी थोड़ा बहुत सप्रेस करके रखा था। एक बंदा तो जियान से कहता है इन लड़कियों को मेरे हवाले कर दो। जियान इसे कहता है गेट आउट। ये बंदा कहते लगता है तुम मरना चाहते हो। ये बंदा 6 स्टार डाउडी के मिडल स्टेज में होता है और जियान के फोरहेड पर डायरेक्टली अटैक कर देता है। इधर जो जुआनलिंग फैमिली के दोनों बंदे थे की हाउ किंग और की हावरान एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं ये लड़का जियान ये कितना पावरफुल होगा, क्योंकि इनके बारे में इन्फॉर्मेशन किंग जुआनलिन ने इसे मतलब इन लोगों को दिया था। इनको मालूम था जियान ने जो जो किया रहता है।
मतलब जियान भाई के कारनामे। कि हावरान कहता है मुझे भी नहीं पता ये बंदा कितना स्ट्रांग होगा। सभी लोग कहते हैं क्या ये जियान मजाक मस्ती के लिए आया है 5 लड़कियों को लेकर के रुइंस में एंटर करने। ये बंदा जो जियान पर अटैक किया रहता है मानो धूल में मिल गया हो। डू चून और फेंग होंग ये देख करके हैरान थे। फेंग होंग भी स्माइल करते हैं। सभी को पता चल जाता है कि जियान एक रूथलेस कैरेक्टर है, अगर कोई भी इससे टकराएगा तो वो धूल धूल हो जाएगा। जियान इस दौरान आगे बढ़ते हुए कुछ लोगों को कहता है अगर जो मुझसे नहीं टकराएगा मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, पर जो सामने आएगा फिर वो बचेगा नहीं। जियो की भी जियान की इस एक्शन से हैरान थी। सॉन्ग भी स्माइल करता है और कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम जियान हो, फेंगजियान पवेलियन वाले। जियान भी स्माइल करता है। सभी लोग हैरान थे कि जियान का स्वॉर्ड सेक्ट के साथ इतना अच्छा रिलेशन कैसे। किसी को पता नहीं था कि जियान ने भी थोड़ी देर पहले इनका हेल्प किया था, क्योंकि सभी के नज़र में सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट बनता था, पर ये जियान से काफ़ी पोलाइटली बात कर रहा था। अब सॉन्ग भी सबको कहता है कि हमें अगर इस एंट्रांस में जाना है तो हमें इसके सील को ब्रेक करना पड़ेगा, तो सभी लोग मेरे साथ इस पर अटैक करें। सभी लोग डायरेक्टली इस पासेज की तरफ बढ़ने लगते हैं। पासेज से एक इनक्रेडिबल प्रेशर बाहर आ रहा था। जैसे ही लोग आगे जाते हैं सामने एक ब्लैक आयरन गेट जिस पर कुछ पैटर्न्स वगैरह बने रहते हैं वो सामने इनको दिखने लगता है। इसमें से एक डेंजरस फ्लक्चुएशन भी बाहर आ रहा था। मैंगफे यानी पिल वैली वाला जो बंदा रहता है उसके बाजू में जो उसका एक फ्रेंड रहता है उसका नाम रहता है फेंगरान यानी मेडिसिन बॉक्स। वो भी 6 स्टार डाउडी के लेट स्टेज में होता है। मैंगफे जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदा था, ये अपने सोल पावर से इस एंट्रांस गेट को खोलने की कोशिश करता है, पर जैसे ही अपना सोल पावर वहाँ भेजता है ये आयरन गेट मानो इसके पूरे सोल पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्योंकि मैंगफे का जो सोल पावर था वो आम बात नहीं थी, ये भी डाउडी 2nd ग्रेड का अल्केमिस्ट था। सभी लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस आयरन गेट को खोलना कैसे है, पर 2 लोग थे जो इस चीज़ को डिस्कवर कर चुके थे। एक था जियान और दूसरा वो की हावरान, पर वो किसी को बताते नहीं फिलहाल। सोलोमन का वो गुनी भी ट्राई करता है पर वो भी इसे खोलने में असमर्थ था। जियान को भी इस आयरन गेट से एक डेजा वू वाली फीलिंग आ रही थी। इधर यिंगिंग जियान की चिंता करने लगती, तभी यूरू भी समझ जाती शायद जियान और यिंगिंग का एक अलग रिलेशन है। और वैसे भी यूरू तो जियान का जियान से शादी करना चाहती थी और यिंगिंग ऐसे बीच में इसे भी पसंद नहीं था। यिंगिंग भी समझ जाती है, पर जियान के हिसाब से यूरू का जो रिलेशन था जियान के साथ ये सोच करके यिंगिंग चुप हो जाती है। इस समय यूरू के जो फोरहेड पर एक मिस्टीरियस रून था उससे जो लाइट निकल रही थी वो सेम थी जो इस आयरन गेट पर थी और पैटर्न भी सेम था। यूरू के माथे पर जो वो मिस्टीरियस रून था मानो और भी ज्यादा हॉट और हॉट होते जा रहा था। जियान अपने सोल पावर से इसे प्रूव करने की कोशिश करता है, पर ये फू या वो सोचती है ये जियान करना क्या चाहता है। मुफेंग भी इस दौरान जियान से कहता है ये जो यिन एंड यांग गोसिप वाली टेक्निक है उसे मैं यूज कर लेता हूँ। हालांकि मैं ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ पर मैं इसे थोड़ी देर के लिए होल्ड तो कर ही सकता हूँ। जियान स्माइल करता है और मुफेंग बोलता है मैं शुरू करूँ। जियान बोलता है नहीं, इन लोगों को थोड़ा ट्राई कर लेने दो, बाकी जो क्लैन वाले हैं उनको। इस दौरान जियान स्माइल भी कर रहा था। लिंजू भी बात कर रही थी अपनी बड़ी बहन वूपो से कि क्या आपको कुछ मिला। वूपो कहते हैं यहाँ पर एक मिस्टीरियस पैटर्न है। सॉन्ग भी देखता आप कोई लोग कामयाब नहीं होती, ये पूछता क्या किसी के पास कोई हल है। अब जियान कहता है क्यों ना हम ट्राई करें, क्योंकि अभी फिलहाल कोई भी आगे अब नहीं आ रहा था। जियान कहता है ये जो सील है इसके बारे में हमारे फेंगजियान पवेलियन में लिखा हुआ है, पर हम इसे अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से नहीं ब्रेक कर पाएंगे, हमें सभी लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। अब जियान कहता है सभी लोग अपने पावर इसमें पोर करना और इसका ब्रेक करने का काम मैं करूंगा। तभी जियो की कहती है जियान इससे तुम काफी ज्यादा कमजोर हो सकते हो और अगर हम रूइंस में एंटर करें तो शायद हमें कोई और सेक्ट वाला हमला कर सकता है। जियान कहता है अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो कोई नहीं करेगा। इसके तुरंत बाद मुफेंग क्रॉस लेग बैठ जाता है। जियान सभी से एक साथ इस आयरन गेट पर अटैक करने के लिए कहता है। इस दौरान मुफेंग के बॉडी से वही यिन एंड यांग गॉसिप वाली एक ब्लू ऑरा निकलती है जो इस आयरन गेट को रिस्ट्रेन करने लगती है ताकि सभी लोगों का सोल पावर ये आयरन गेट एब्जॉर्ब ना कर पाए। जैसे ये सीन होता है इस गेट में थोड़ा बहुत ये गेट खुलने लगता है। अब सभी लोग यहाँ अंदर जाने की कोशिश करने वाले ही रहते हैं, तभी जियान के फेस पर एक स्ट्रेंज स्माइल आता है और ये सबसे कहता है मैं माफी मांगता हूँ। इतना बोलने के बाद ही जियान के पैर को नीचे वो सिल्वर लाइटनिंग आती है और ये तुरंत ही अपने ग्रुप को लेकर यहाँ से गायब हो जाता है, इस पासेज के अंदर एंटर कर जाता है। की हावरान जब ये सीन देखता है तो ये हैरान हो जाता है और कहता है इस लड़के ने तो सबको धोखा दे दिया। इसके तुरंत बाद ही ये जो छोटा सा गैप खुला था ये इस पर अटैक करने लगता है, पर की हावरान का ये अटैक फेल्ड हो जाता है। सभी लोग अभी भी बाहर थे, ये गेट अब बंद हो चुका था। ये जो बंदा रहता की हावरान हैरान था। सॉन्ग्यू कहता है उस जियान के पास काफी टैलेंट है, शायद वो अपने ग्रुप को लेकर तुरंत ही यहाँ से निकल चुका है। अब की हावरान वगैरह डिसाइड करते हैं ये लोग फिर से अपने पावरफुल स्ट्रेंथ से ही इस चीज को ब्रेक कर सकते हैं और अंदर जा सकते हैं। सभी लोग जानते थे कि जियान ने अच्छा नहीं किया था, पर ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। पहले बार में ये लोग सभी अपने स्ट्रेंथ से ट्राई करते हैं पर ये इसे खोल नहीं पाते हैं। कि हावरान कहता है सभी को अपना और भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। फाइनली इन लोगों के पावरफुल अटैक से ये जो सील था आयरन गेट का खुल जाता है और ये लोग तुरंत ही यहाँ से एंटर कर जाते हैं। बेसिकली आयरन गेट को ही तोड़ देते हैं। मुफेंग जियान से कहता है यार तुम गजब ही करते हो। जियान हंसने लगता, कहता है इसमें मेरी गलती नहीं है, सभी तो हमारे दुश्मन ही है ना। यूरो अभी कहती है मेरे हिसाब से मेरे पास जो इनहेरिटेंस का रून है उससे मैं उसका लोकेशन पता तो लगा पा रही हूँ, पर शायद वहाँ पर जहाँ पर वो इनहेरिटेंस पावर है कोई पावरफुल व्यक्ति हमारा वेट कर रहा है।
और ये कहती है टू पावरफुल। जियान भी अब इस रूइंस में एक एंशिएंट ऑरा फील करने लगा था। फिलहाल अभी भी ये लोग पासेज में होते हैं और ये पासेज इन्हें कहाँ पर लेकर जाएगा जियान वगैरह को नहीं पता था। फाइनली कुछ दूर जाने पर मुफेंग कहता है शायद यही एग्जिट है। मुफेंग जैसे आगे बढ़ता है ये देखता है कि इसके नीचे लार्ज ब्लू ओशियन है, ऊपर आसमान है। ये फिसलने लगता है, तभी जियान इसको पकड़ लेता है और कहता है सभी लोग सावधान हो जाओ। और ये जो ओशियन था काफी बड़ा था। अब जियान को फाइनली आगे जाने पर 3 ह्यूज आइस आइलैंड दिखते हैं और ये तीनों आइलैंड कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे एक दूसरे से। और बेसिकली ये तीनों आइलैंड इस समुद्र के ऊपर मानो तैर रहे हो। यिंगिंग तभी जियान से कहती है मेरे हिसाब से जो ईस्ट वाला आइलैंड है सबसे छोटा है और वहां पर मैं एक फ्लेम फ्लक्चुएशन फील कर रही हूँ, शायद वहीं पर लाइफ एंड डेथ फायर हो। जियान भी कहता है हाँ मैं भी सेम ऐसा फील कर रहा हूँ। तब यूरू कहती है मुझे मतलब कोई तो पुकार रहा हो मानो, क्योंकि इसके जो फोरहेड पर वो मिस्टीरियस रून्स रहते हैं वो और भी ज़्यादा इस समय चमकने लगे थे। और जो राइट साइड में जो आइलैंड रहता है वो सबसे बड़ा था शायद, और वहीं पर वो फाइटिंग स्पिरिट था जिसके लिए सभी लोग यहाँ पर आए थे मेनली। और शायद जो बीच वाला था वहाँ पर एक फेंट पर्पल अपीयरेंस दिखाई दे रहा था जियान को, शायद वहीं पर इनहेरिटेंस होगा, जियान ऐसा बोलता है। और वहाँ से एक अलग ही मर्डरस इंटेंशन भी जियान फील कर सकता था। अभी जियान लोग बात ही कर रहे थे तभी जियो की सबको सावधान रहने के लिए कहती है, क्योंकि जो स्पेस चैनल था जहाँ पर जियान अभी लोग रुके हुए थे ये मानो खत्म हो गया हो और ये काफ़ी तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल आपके साथ एक नए और वीडियो के साथ।